अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान केबल्स के बारे में, ऐसी कंपनी जो 1953 में शुरू हुई थी और अभी तक मौजूद है। Joining us today in the studio is Fahad Janoy, CEO of Pakistan Cables. Sir, thank you so much for joining us today. Assalamu alaikum and thank you for having me, ji. तो शुरू करते हैं। This company is very very old. It's been around since 1953. इसकी आप जो शुरुआत है उसके बारे में आप कुछ मज़ीद बात कर सकते हैं, इसका एक तारीखी जायज़ा दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये कंपनी 1953 में स्टार्ट हुआ था एज अ जॉइंट वेंचर विद अ ब्रिटिश कंपनी कॉल्ड BICC। तो 5-6 साल पोस्ट पार्टीशन ज़ाहिर है पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ख़ास एक रिक्वायरमेंट था और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। तो नेचुरली केबल्स इज़ वन एरिया जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ट्रांसमिशन है, वो केबल्स के ज़रिए ही होता है। और उस टाइम पे मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जो दादा थे, उन्होंने ये कंपनी BICC विच इज़ अ ब्रिटिश कंपनी, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर करके फॉर्म किया था। पाकिस्तान में ये सबसे पहला केबल मैन्युफैक्चरर था। नेचुरली उस टाइम पे केबल मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, तो उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए जॉइंट वेंचर करना पड़ा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ओवर टाइम जो है कंपनी ग्रो करती रही एंड वी आर वेयर वी आर टुडे। केबल इंडस्ट्री एज अ होल जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी डेवलप कर चुका है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान केबल्स इज़ द पायनियर इन द केबल इंडस्ट्री, लेकिन साथ साथ ओवर टाइम और भी आते रहे कंपेटिटर्स हमारे। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में मज़ीद बहुत गुंजाइश है, बहुत मैच्योरिटी की पोटेंशियल अभी तक रहती है इस इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री का जो ख़ास आप समझें कि कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट इज़ totally cyclical. Okay. It's linked with the development of the country and it's linked with the economic cycles that the country goes through. जैसी कंट्री ग्रो करती है साथ साथ इंडस्ट्री ग्रो करता है और इसी यानी कि ग्रोथ के साथ हम आज यहाँ खड़े में पाकिस्तान केबल्स के साथ। ओके, थैंक यू। ऑब्वियसली केबल्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी अहम होते हैं। आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि what are your sort of main verticals? Like when we conceive of a cable, what are the varieties of cables out there, and what has Pakistan Cables sort of pioneered? जी, तो सबसे पहले the thing is that cables ऐसी चीज़ है जो people normally don't pay attention to, right? It's not the most exciting category, but मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंजीनियरिंग गुड्स में एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है केबल। और पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो भी आई वुड से टू अ लार्ज एक्सटेंट वो एक नेसेंट स्टेजेस में है, बहुत मज़ीद भी डेवलपमेंट हो सकती है इसमें। बट व्हेन यू टॉक अबाउट केबल्स वो व्हीकल्स होते हैं आपके जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को इफेक्टिवली वन प्लेस टू द अदर ट्रांसमिट करती है। In very simple terms, electricity is transported through conductors. Conductors आपके जो है या तो कॉपर के होते हैं या एल्युमिनियम के होते हैं, और फिर उसका जो इंसुलेशन होता है वो चाहे PVC का होता है और इस तरह के मटेरियल्स के ज़रिए इसका इंसुलेशन होता है which protects the conductor effectively again in layman terms. एंड केबल के मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं। तो सबसे जो बेसिक कैटेगरी वो हम इसको जनरल वायरिंग या हाउस वायरिंग कहलाते हैं, जो कि आपके लाइटिंग, ACs, फैंस, जो घर का जो वायरिंग होता है वो जनरल वायरिंग कहलाता जाता है। फिर आपके पावर केबल्स होते हैं। पावर केबल्स में या तो लो वोल्टेज होता है या मीडियम वोल्टेज होता है। नॉर्मली लो वोल्टेज जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, एंड देन मीडियम वोल्टेज टिपिकली आपकी यूटिलिटीज़ जो बड़े वाप्टा हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, वो ख़रीदते हैं फॉर देयर फीडर्स एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। साथ साथ फिर कंडक्टर्स होते हैं जो आपके ओवरहेड लाइंस आप अक्सर देखते रहते हैं हाईवेज़ पे या अक्रॉस द सिटी on the towers. So the conductors, those are typically bare conductors. You're normally made of aluminium, which transport electricity along sort of more significant distances. So with respect to Pakistan Cables, we manufacture the whole range. Obviously when we started out we were more in the 50s हमारा एक ज़्यादा focus general wiring की तरफ था, लेकिन over time I would say that तकरीबन हर तरह का जो केबल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है वो मोस्ट लाइकली जो है वो पहले हमारी कंपनी ने पाकिस्तान केबल्स ने ही इंट्रोड्यूस किया। इसका मिसाल दे सकते हैं?
मीडियम वोल्टेज केबल तो आई थिंक 1980s में हमने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया, आई थिंक मे बी 80s में हमने उसकी टाइप टेस्ट भी नेदरलैंड से करवाई। अच्छा, जो कि दुनिया के तो उससे मशहूर पहले पाकिस्तान में मीडियम वोल्टेज केबल नहीं था, बनती थी, तो वो व्हाट फिर वुड बी यूज इंस्टेड? आई थिंक हम बाहर से प्रॉब्ली लेके आते थे। अच्छा, अभी भी इस तरह के कुछ केबल्स हैं पाकिस्तान में जो यहाँ नहीं बनाए जाते और वो भी बाहर से आते हैं। उसकी आप मिसाल दे सकते हैं? वो हाई वोल्टेज केबल्स हैं। Okay. सो इन सिंपल टर्म्स मीडियम वोल्टेज केबल्स आर अप टू 69 kV एंड पाकिस्तान में जो आपका ग्रिड है वो ज़्यादातर 11 या 15 kV पे ठीक चलता है, है। तो मोस्ट ऑफ जो मीडियम वोल्टेज केबल पाकिस्तान में बनता है वो 15 kV तक बनता है। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत आपका 24 kV 32 kV भी चलता है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है। वो ज़्यादातर विंड फार्म्स या स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। फिर आप जाते हैं स्टेप अप टू 69 kV तक हमारी कैपेबिलिटी है। इनफैक्ट आई थिंक वी आर द ओनली केबल मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान हु कैन मैन्युफैक्चर अप टू 69 kV। बट उसके बाद जो 69 के बाद जो स्टेप अप होता है वो 132 पे होता है, फिर 220 पे एट्सेट्रा। तो जो 132 ऑनवर्ड्स जो जिसको हाई वोल्टेज कहलाया जाता है वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बनता है। और उसका वजह यह है कि उसकी जो डिमांड है फॉर अंडरग्राउंड केबलिंग वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है टू कराची। So K Electric Karachi for high voltage cable. अच्छा, So K Electric is the primary main buyer for high voltage cable, and they are the critical customer in Karachi, and they do not at this point in time buy enough high voltage cable to justify the investment, in a high voltage line. This is actually really interesting. जो बाकी जो शहरें हैं उन वो हाई वोल्टेज केबल नहीं इस्तेमाल करते हैं? वो ओवरहेड पे जाते हैं। तो और इसका एक नो अ लिटिल ऑफ टॉपिक है, इसका रिवाज क्यों है? हम इतने ओवरहेड पर इतना क्यों फोकस करते हैं और अंडरग्राउंड केबल पर इतना फोकस क्यों नहीं करते? Is it a demand issue, is it a supply issue? It's more of a demand issue, and वजह ये है कि Because बाकी दुनिया में they're moving towards underground. correct. They're not even moving towards underground. उसमें सेफ्टी के रीजंस आते हैं, उसमें एक विजुअल कंपोनेंट भी आता है कि हमें कंट्री साइड नहीं या अर्बन एरियाज को नहीं डिस्टर्ब करना है। उसमें आई थिंक इट्स बेटर जब बारिश होती है, इट्स सेफर इन दैट सेंस। इस पर आप मजीद बात कर सकते हैं? बिल्कुल। तो एस्थेटिकली ऑल्सो जैसे आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अंडरग्राउंड केबल्स, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि दुनिया भर ये एक जो है शिफ्ट नज़र आ रही है पाकिस्तान में। अच्छा, मैं पहले एक बात जैसा क्लैरिफाई कर लूँ कि जो आपका ट्रांसमिशन होता है ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस, राइट, वो ओवरहेड होगा बिकॉज द फैक्ट इज़ कि आपका कंडक्टर का एक छोटा साइज होता है एंड वो इट नीड्स टू बी लेड अक्रॉस टावर्स एंड इट गोज ओवरहेड एंड इट गोज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। सो इट वुड बी हाईली इकोनॉमिकल कि अगर आप उसकी जगह आप अंडरग्राउंड केबल लगा देते, राइट। तो ट्रांसमिशन तो दुनिया भर में एक रवाज ये है कि वो ओवरहेड लाइन से चलता है। और वो पाकिस्तान में भी है, वो यानी कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में भी इस तरह। और एंड देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज विद इन कंडक्टर्स, वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन जो आपका सवाल है वो ये है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप फॉर एग्जांपल लाहौर चले जाएं, लाहौर में आप देखेंगे कि आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लाइन से चल रहा होता है। इतना ज़्यादा हैवी अंडरग्राउंड केबलिंग की अभी तक वो शिफ्ट नहीं हुआ। अब अक्सर जो है आपका इशू ये होता है कि आप ओल्ड एरियाज़, it's hard to deal with right of way, it's hard to dig up the ground to lay cables, and at the end of the day cable का जो खर्चा होता है per kilometer relative to a overhead line on poles, there's a huge cost difference. So from an economic standpoint जो है, you need to be able to afford it first to be able to go into the process of doing an underground cabling for a city. So how come KE is a pioneer in this space? I think I'll let KE speak for that, but I think generally one would imagine that ek to K Electric I think historically has had more of an underground network, if I'm not wrong. But even recently, K Electric has been a lot more sophisticated than a lot of the other distribution companies, क्योंकि उन्होंने privatize करवाया गया था। फिर obviously इनके जो partners थे, जो management थी, they took a different approach and they've gone towards efficiencies and they've gone towards all of that. But at the end of the day, when you have a distribution network that is somewhat overhead, to bring it underground requires a significant investment and it also requires a lot of disruption. तो शहरों में अगर आपको आज फॉर एग्जांपल अगर कराची जो है वो ओवरहेड पे डिपेंडेंट होता, तो आपको काफ़ी खुदाई करते हुए, रोड वर्क्स वगैरह करते हुए, इट वुड डिस्टर्ब योर इकोनॉमी। तो इट वुड हैव टू बी डन ओवर अ वेरी लॉन्ग सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम ताकि डिस्ट्रप्शन मिनिमाइज हो। आई वांट टू जूम आउट अ लिटिल बिट इन दिस सेगमेंट, और अगर आप इंडस्ट्री को एज अ होल देखें तो उसमें की प्लेयर्स कौन हैं
और वो आई थिंक कब शुरू हुए थे, एंड which one is giving you the most amount of competition? That's a pretty loaded question. देखें, I would just say to answer your question कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है, अगर आप हमारे केबल इंडस्ट्री का लैंडस्केप देखेंगे तो उसमें 3 बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान केबल्स हैं और 2 और प्लेयर्स हैं। उसके अलावा फिर आपके कोई आई वुड से 5 या 6 मिड लेवल के प्लेयर्स हैं। ठीक है। एंड ये जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं वो रफली 50 to 60% ऑफ द मार्केट शेयर कवर करते हैं। ठीक है। जो मैं हमारे और जो हमारे 2 मेन कंपेटिटर्स हैं, जो 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 फिर बाकी जो लेट्स से द मिड टियर साइज वाइज जो हैं वो देयर एट यू नो मे बी 15% ऑफ आवर टॉप लाइन्स और 20% ऑफ आवर टॉप लाइन्स, 4-5 ऑफ देम। और फिर आपका एक सिग्निफिकेंट चंक है ऑफ स्मॉलर प्लेयर्स, और वो फिर काफ़ी फ्रैगमेंटेड हो जाता है। साथ साथ जो है इंपोर्ट्स का भी एक एलिमेंट है। अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली इंपोर्ट्स जो केबल इंडस्ट्री में थे वो काफ़ी ज़्यादा रहते थे। अच्छा। फिर हमारी इंडस्ट्री ने एक ज़रा सा एसोसिएशन लेवल पे एक ग्रुप लेवल पे जाके यानी कि गवर्नमेंट को बताया, लॉबी किया कि देखें आपने इतना बड़ा यहाँ इंडस्ट्री लगा हुआ है, कैपेसिटी हमारे पास है, कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, और ये सब केबल जो है ये बाहर से आ रहा है। तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी जो है काम किया। ये किस सन में? ये जो है ना आपका जो सीपेक का जो पहला दौर था, इसमें पर्टिकुलरली सीपेक प्रोजेक्ट्स में एग्जेम्पशंस दिए गए थे कि जो केबल है और इस तरह एलाइड जो मटेरियल्स थे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, वो ड्यूटी और सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस पे आ रहे थे। और अगर हम वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को बेचें तो हमें अपने रॉ मटेरियल्स पे भी ड्यूटीज़ देने पड़ रहे थे, और हमने अपना जब सेल करना था उनको तो हमें सेल्स टैक्स जो है उनसे कलेक्ट करना था। तो दिस इज़ अ वेरी competitive industry. It operates on very thin margins. 13-18% ग्रॉस मार्जिन आपका अगर उस रेंज में चलता है, और आपके नेट मार्जिन जो है वो 5%, 4-5% में चलते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वो सब चीज़ अब्जॉर्ब करके उन प्रोजेक्ट्स में बेचें। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, और उस दौरान जो था वी सॉ अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ इम्पोर्ट्स, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट वो रियलाइजेशन आ गई है, और वो जो आई वुड से पॉलिसी लेवल पे डिसीजन इस तरह लिए गए हैं जो कि आपके लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज भी करता है, और जहाँ कोई अगर एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं तो कोई इस तरह के भी मेकनिज़म्स डाले गए हैं जिसके ज़रिए आपको भी टू एन एक्सटेंट एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है। इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स बीइंग डन एंड दैट्स बिन बेनिफिशियल, क्योंकि आपके जो इम्पोर्ट्स हैं, if I'm not wrong, you know, those were close to $200 million at that time per year, and now they are probably under $50 million. So it's really come down significantly. जी. तो आप कह रहे थे कि ये industry operates on very thin margins. इसकी वजह क्या है? Is it really the cost of raw materials initially, or is it something else in the? Well, it's yeah. I mean, you know, obviously margins are sort of driven by demand and supply, and you know, certainly at this point in time, I think there's more supply than there's demand in the market, because a lot of the cable industry had geared up for you know, a growing demand, just by virtue of the fact कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो मटेरियलाइज नहीं हुआ और था। वो अभी तक जो है, क्योंकि हम एक बूम एंड बस्ट साइकिल में चलते हैं, तो हम अभी एक रिकवरी फेज़ में इंशाल्लाह आ रहे हैं, और उम्मीद यही है कि जो कैपेसिटीज़ पहले जिस तरह हमने अभी रिसेंटली एक्सपैंड किया है, और हमारे कंपेटिटर्स ने भी थोड़ा बहुत एक्सपैंड किया था, तो वो एक अभी जाके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन द नेक्स्ट ईयर और टू एज द कंट्री कम्स आउट ऑफ रिकवरी दैट सम ऑफ दोस कैपेसिटीज कैन बी यूटिलाइज्ड। लेकिन फंडामेंटली इसका एक तो इफेक्टिवली आप समझ लें कि टू अ लार्ज एक्सटेंट ये कंसिडर किया जाता है एज अ कमोडिटी। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो टेक्निकली एक्सेप्टेबल है आपके कस्टमर को, तो वो अक्सर जो है वो आपको और आपके कंपेटिटर्स को कम्पीट करवा के लोएस्ट प्राइस पे ख़रीद लेता है। अच्छा। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान केबल्स, वी हैव बीन सक्सेसफुल इन, आई वुड से पर्टिकुलरली फॉर जनरल वायरिंग, decommoditizing the commodity. And I say this क्योंकि
in 2010 we had an equity partner in our company, General Cable के नाम से, जो दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट केबल मैन्युफैक्चरर थे. उनके कोई 50 प्लांट्स थे दुनिया भर, और उन्होंने कोई 7-8 साल जो है एक्विटी स्टेक हमारे कंपनी में लिया था. उन्होंने 2017 में एग्जिट किया. तो वो जब हमें कंपेयर करते थे विद देयर फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, वो यही देखते थे कि आपका एक बड़ा यूनिक सिचुएशन ये है कि आप जनरल वायरिंग, जो आपका सबसे लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, आप उसको एट अ प्राइस प्रीमियम बेचते हैं. हम इस वक्त जनरल वायरिंग मार्केट में अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में 15 से 20% हायर पे बेचते हैं. और उसका जो सिंपल रीज़न है वो ये है कि ओवर 73 years we've built a legacy of trust. Got it. And in Pakistan, unfortunately, others have taken over the years, whether it's in our industry or other industries, have been guilty of taking shortcuts. Got it. तो जब आप कंज्यूमर लेवल पे जाते हैं और एक कोई शख्स जो है वो अपने ज़िंदगी में एक बार घर बनाएगा, और इलेक्ट्रिकल ऐसा चीज़ है जिसमें आपकी सेफ्टी का इम्पैक्ट आता है. यू हैव योर फैमिली लिविंग ओवर देयर, यू हैव योर चिल्ड्रन, यू हैव योर पेरेंट्स लिविंग विद यू, and you have a once in a lifetime decision, and you go and take that decision कि जी मैंने 2-4 रुपए बचा के केबल लगाना है, and do I sleep well at night, और मैं उस ब्रांड पे जाऊँ जिसका एक 73 year history of consistently achieving a high standard quality standard, in which आप चाहे किसी को भी जाके पूछ लें मार्केट में, या किसी आप कंज्यूमर को भी जाके पूछ लें कि there is in this market very clearly a view that there is nothing that comes as close to quality as Pakistan Cables, and for that we are able to get a price premium, so that helps us raise our margins in that product, right? और बाकी प्रोडक्ट्स में और it's more competitive. देखें, आपका जो इंडस्ट्रियल कस्टमर है वो फिर भी ज़्यादा डिसर्निंग है. वो फिर भी जो है ऑल्दो के वही जो सेठ है वो घर में तो लाजमी पाकिस्तान केबल्स लगाएगा, लेकिन जब वो फैक्ट्री पे बात आती है तो वो मे भी थोड़े सेलेक्टिव हो जाते हैं प्राइस पे. ये भी मैंने इसकी वजह क्या है? I don't know. I guess that's the mentality, or I guess sometimes one has to be a bit frugal in decision making, or their budgets for the project when the project scale can be big. But I've experienced this, many times, where there's no question कि जी वो पाकिस्तान केबल्स घर में लगा रहे हैं, लेकिन जब वो फैक्ट्री पे आते हैं तो वो maybe थोड़ा selective. What an interesting response to two different verticals. It's an interesting response. And फिर आप जब utility sector में आ जाते हैं, which is another big sector for our industry, वो तो तकरीबन पूरा जो काम होता है वो tender पे होता है. So the lowest bidder will get. I mean, obviously they approve certain suppliers, and they have a process to check their technical capability, and they from time to time they check the quality. But at that stage, then they would just purely go on price. So that drives down the margins for the consumers, for the manufacturers. और उसकी वजह से जो है to a large extent you have very thin margins. पिछले 10 साल में आपने कहा कि हम obviously एक बूम और बस साइकिल में चल रहे हैं, और वो I think ग्रोथ शायद मटेरियलाइज नहीं हुआ है. आपने क्या तब्दीलियाँ देखी हैं अपनी इंडस्ट्री अपने कंपनी में in the last 10 years with regards to growth opportunities? Because obviously we're still expanding with or without CPEC. Yeah, absolutely. I think सबसे पहले I just want to clarify कि I think sustained growth नहीं हुआ है. Growth I think industry में हुआ है, और हमारी भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह growth हुई है, लेकिन वो आपको 3 साल का ग्रोथ मिलता है, 1 साल का प्लेटो मिलता है, फिर आपको वापस आना है. अगर आप हमारे यानी कि लास्ट 10 years देख लें हमारी कंपनी का, इवन इंडस्ट्री का, you'll see that it's always going. It's sort of correlating with that there's 3-4 years of maybe aggressive growth, then it sort of stabilizes, then sometimes it comes down, then it goes up. So but जो आपका सवाल है in terms of opportunities and expansions, and देखिए इंडस्ट्री ने as a whole expand किया है. हमारे इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजी भी ऐड किया है. एंड अगर पाकिस्तान केबल्स का मैं आपको मिसाल दे दूँ, हमने अभी अपने नए फैक्ट्री हमने लगाई है नूरियाबाद में 42 acres पे. वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो मैं समझता हूँ कि आप दुनिया में किसी कंपनी में भी जाके देख लें तो दिस कैन स्टैंड अप टू दैट. फुली इंटीग्रेटेड है, चाहे वो कॉपर के लिए हो, एल्यूमिनियम के लिए हो, पीवीसी के लिए हो. और हमने अपने लिए जो मीडियम वोल्टेज टेक्नोलॉजी लगाई है वो जर्मन टेक्नोलॉजी लगाई है. दूसरों ने भी जो है इसी तरह की टेक्नोलॉजी लगाई है, लेकिन वो इस लेवल की जर्मन टेक्नोलॉजी वो शायद नहीं लगा चुके हैं. बट बात यह है कि एक्सपेंशन हमने इसलिए की है कि
आगे जो है हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ग्रोथ आएगी। और आपका ये सवाल कि इन टर्म्स ऑफ जो बूम एंड बस्ट साइकिल वाला जो है ना, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये एक रियलाइजेशन आ गई है पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, कि वो एक सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जो इस वक्त रिकवरी आपकी माशाल्लाह चल रही है वो एक कंट्रोल रिकवरी है। अच्छा, आप उम्मीद रखते हैं मैं बल्कि मुझे नज़र ही आ रहा है, बिकॉज यू कुड हैव कम आउट ऑफ दिस मोर एग्रेसिवली। आपने जो अगेन पॉलिसी लेवल आपने जो फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट को मैनेज किया, आपने जो इवन जो पॉलिसी रेट को फॉर एग्जांपल लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में काफ़ी प्रेशर था फ्रॉम द इंडस्ट्री बिजनेस कम्युनिटी के 100 बेसिस पॉइंट्स मज़ीद कम किया जाए, लेकिन वो थोड़ा सा एक टेम्पर्ड, एक आई वुड से इंटेलिजेंट अप्रोच से, एक ज़्यादा सस्टेनेबल अप्रोच से। पॉलिसी लेवल पे और भी बहुत चीज़ें रहती हैं, लेकिन एटलीस्ट जिस टूल्स में वो खेल रहे हैं वो आई थिंक सेंसिबली खेल रहे हैं। Obviously, I think Pakistan cannot afford an extreme growth, because then we go back into that cycle of overconsumption, then we go back into that problem all over again. बिल्कुल। So it's that keep it under a certain GDP percentage point. अभी हम बात कर रहे थे, obviously you were talking about imports and how you moved away from that. आप exports के बारे में बात कर सकते हैं, about your export markets, export potential? Sure. So exports पे हमने जो है काफ़ी इन्वेस्ट किया है। I would say 5-6 साल पहले में भी 7 साल पहले हमारा ना होने के बराबर एक्सपोर्ट था। थोड़ा बहुत होता था, ज़्यादातर अफ़गानिस्तान पे फोकस था एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड ग्लोबली हमने कुछ ज़्यादा अपना फुटप्रिंट डेवलप नहीं किया। Having said that, and just taking a step back, Pakistan Cables belongs to a group of companies which has 2 other companies in that group. One is called International Industries and one is called International Steel, IAL and ISL. एंड ये दोनों कंपनीज और पाकिस्तान केबल्स तीनों जो है लिस्टेड कंपनीज हैं। एंड आई वुड से, आई डोंट नो द स्टैट्स ऑफ हैंड, बट आई वुड से दैट probably collectively as a group we probably export more engineering goods out of Pakistan than any other group does. So I think last year or the year before हमारा जो export था was $160 million of either steel pipes or cold rolled coil or cables or hollow steel structural sections and various other products that the groups make. So जो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे बाकी दोनों ग्रुप कंपनीज हैं उन्होंने जो अपना एक एक्सपोर्ट का जर्नी शुरू किया था वो इससे काफ़ी पहले किया था, और उनका जो एक्सपेंशन था was beyond in Europe, in America. They were present pretty much in all key markets and in mature and difficult markets to enter. तो उनको देखते हुए हमें नज़र आया कि जी ये तो एक genuinely एक opportunity है। Until now our focus has been domestic, and as we added more and more capacity and we started to scale, we started to focus more on exports, and there was genuine push internally for exports. And exports is not an easy game, particularly in electrical cables, which are a sensitive product that has obviously there's the regulations around it. आपने pre-qualification करवानी होती है, approvals लेने होते हैं. I'm sure different markets also have different regulations. आपने multiple authorities के पास जाके करना होता है. तो it's not simply कि जी you enter the market and it's as easy as that. So it takes a lot of investment, a lot of gestation period के इन markets में आहिस्ता आहिस्ता आप अपना footprint develop कर सकते हैं. बट वो एक इम्पटस आया ग्रुप कंपनी से, फिर हमने मज़ीद जो है वी इन्वेस्ट इन द राइट काइंड ऑफ पीपल, वी इन्वेस्ट इन पीपल हु हैड एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड सेलिंग केबल्स outside of Pakistan. They brought their knowledge, they brought their sort of I would say impact on the organization, and we just invested in it internally. And मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आप एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं ना, तो नॉट ओनली आपको अप्रूवल्स वगैरह करवाने होते हैं, लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट मार्केट्स के मुताबिक टेलर करने होते हैं उसमें, चाहे वो कॉस्मेटिकली या उसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी पैकेजिंग या जो भी है। तो जब आपका एक प्रोडक्शन फैसिलिटी यूज्ड टू है कि आप लोकल मार्केट को जो है केटर कर रहे हैं, तो आप उसको जब चेंज करते हैं और आप अचानक से नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट दैट यू नीड टू डू. सो इट्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट. बट एक्सपोर्ट का फ़ायदा ना सिर्फ जो है वो आपको जो है ऑब्वियसली डॉलर्स एंड एक्सपैंडिंग एंड हेजिंग योर कस्टमर बेस एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन इसका ये भी फ़ायदा होता है दैट यू हैव टू कम्पीट विद द मोस्ट एफिशिएंट कंपनीज इन द वर्ल्ड टू गेट बिजनेस, and so that improves your efficiencies as well. What has been the most interesting market to enter?
आपने कहा I didn't think that this country either had a demand for our product, or now that we do, this has been such a unique space. That's an interesting question. There's some markets there's some markets that, or there are some countries that I didn't even know the names of. For example, we got an order from a country called Sao Tome. अच्छा. So I was not. कहाँ है? I'm also still. I think it's somewhere off the coast of Africa. It's a अच्छा. small island. So there are these sort of unique and हमारा हमेशा यही अप्रोच रहा है कि देखें आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं केबल में बेशुमार हैं दुनिया में, they are giants. So they will go after the big markets, right? And that leaves a lot of opportunities for you to sort of scout those markets where there are pockets of और ये ममालिक क्या अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज अक्सर हैं? अंडर डेवलप्ड होते हैं, या तो उनके पास स्केल नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में एटलीस्ट स्केल है, राइट? सो हमारा ये प्रेफरेंस होता है कि हम उन मार्केट्स में एंटर करें जहाँ या तो इनकम्बेंट मैन्युफैक्चरर्स केबल के नहीं हैं और उस वजह से नॉर्मली फिर प्रोटेक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं होता. तो टिपिकली द फर्स्ट फोकस वुड बी मे बी ऑन अफ्रीका, एंड दैट्स वेयर वी रियली स्टार्ट फोकसिंग. एंड अफ्रीका में फिर जो है मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि अफ्रीका में हमारी टीम काफ़ी एक्टिव थी एंड हमें कुछ ऑर्डर्स मिलने लग गए फ्रॉम बैरिक गोल्ड. ठीक है. एंड आई एम गोइंग बैक मे बी 8-10 years ago, तो और मे बी लेस 5-6 साल पहले. तो बैरिक को फिर हमने थ्रू उनके बाइंग हाउसेस वगैरह हमने काफ़ी सप्लाईज दिए हैं इन अ कंट्री कॉल्ड माली एंड देन सम अदर माइंस इन अफ्रीका. और उसके थ्रू फिर हमारा जो ग्रुप है उनका एसोसिएशन भी बैरिक के साथ डेवलप हुआ और अभी वी आर वर्किंग on some projects, etc. With Recordec and things like that. So these are the opportunities that it creates. You can build the Pakistan brand outside of Pakistan, and that creates opportunities not only outside but inside Pakistan. और लोगों के impression क्या है पाकिस्तानी sort of industry के बारे में या पाकिस्तानी industrial players के बारे में? देखिए ये एक जो है I would say एक लेट्स से कि जो कन्वेंशनल सोच है वो ये होती है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो शायद एक मुश्किल एक्सेप्टेंस वाला नाम है, बट एक जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आपका दुनिया भर एक बड़ा तकड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा है जी. और दे आर नॉर्मली वेरी एंटरप्रेन्योरियल एंड अ लॉट ऑफ देम आर ट्रेडर्स एंड लॉट ऑफ देम लुक टू and have a patriotic lens, right? तो वो आते हैं पाकिस्तान, वो अक्सर जो है यहाँ स्काउट करते हैं फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स. अफ्रीका में इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और भी ममालिक में होते हैं. तो ये आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते. जिस तरह आपके रेमिटेंसेस में आपको इनका फ़ायदा मिल रहा है, उसी तरह एज इंडस्ट्रीज आर लुकिंग to go into markets outside of Pakistan or services or whatever it is, we can really leverage that diaspora. And I think we've been able to do that in our country, in our company. And साथ मैं ये भी बोलूँगा कि up until now, most of the time, I would say 95% of the time, we've sold under our Pakistan Cables brand name. So our brand name is Pakistan Cables, our company name is Pakistan Cables. But having said that, there are some markets who are averse or are concerned when they first hear the Pakistan name. मिसाल दे सकते हैं आप? I can't remember off the top of my head, but certainly I think that when you would go to, for example, mature markets in the GCC, they would scrutinize Pakistan a lot more before they give an approval. Interesting. So we do have an alternative. That sounds vaguely discriminatory. I mean, they just seem to have a lot more exposure to Pakistan, so I would. Yeah, I mean, there is a view generally, I would say, in the GCC on quality of electrical products coming out of China as well. Got it. Okay, so they and they have their own industry as well, so they tend to be a lot more selective. But having said that, we've had breakthroughs. We've supplied into Qatar, we've supplied into Bahrain, we've supplied into UAE, we've supplied into Iraq. So we've accessed those markets and we continue to access those markets. और सुनने में आया कि actually Iraq is a huge domestic market for lots of things from Pakistan. Iraq is we've had some success over there, but we're not very big in Iraq. There are other markets for us which are bigger. But just coming back on the point of the Pakistan name, I think that my view is that if the quality of your product is good and if it is world class, then you need to make an entry and you can figure out how to do that, whether that's on price, whether that's on relationship management, whatever it is. आप your entry जब बनाएंगे तो जब आपका customer आपका product quality experience करेगा तो वो normally you surprise them. They're not expecting that कि यार ये इस quality की चीज़ जो है ये दे सकते हैं. तो फिर वो उस basis पे
वो फिर आपको एक सेकंड ऑर्डर देते हैं. एंड हमारी ये स्ट्रेटजी है कि नॉर्मली वी डोंट गो टू वन ऑफ कस्टमर्स, वी ट्राई एंड गो टू रिपीट कस्टमर्स, राइट? कस्टमर्स हु आर योर एजेंट्स और स्टॉकिस्ट्स or your distributors. So we have had that success, and we've been able to enter into relationships with customers, surprise them with the quality of the product, and then they're willing to come back again and again, and that relationship has grown, and then we do the same thing again and again in other markets. You've recently made a massive shift in your operations. आपने एक नई facility बनाई है नूरियाबाद में. उस पर आप मज़ीद बात कर सकते हैं? उसकी वजह क्या थी और what does this new facility entail? जी बिल्कुल. ये जिस तरह मैं शुरू में बताया था कि 53 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और एक 12 एकड़ की साइट पे हम कराची में या इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी फैसिलिटी थी, एंड दैट्स वाज द केस अंटिल जस्ट नाउ रिसेंटली. तो ओवर टाइम वी रन आउट ऑफ स्पेस इफेक्टिवली. जितना हम कर सकते थे ग्रो उस फैसिलिटी में हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद जो है हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि वी हैड नो चॉइस बट टू मूव आउट, एंड वी फाउंड नूरियाबाद एज द राइट horizon for us, and we have now set up on a 42-acre facility, जो कि एक fully integrated cable manufacturing facility है. उस पे हमने क्योंकि एक blank canvas से start कर रहे थे तो हमने इसका layout को भी optimize किया, टेक्नोलॉजी भी हमने ऐड की और साथ साथ backward integration में भी invest किया. तो नूरियाबाद I think is definitely for us it's future proofing the company. It gives us space to grow, it gives us space to expand, and there's still a lot more opportunity out there. And I think originally जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे इतना जो है तवज्जो नूरियाबाद पे था नहीं. लोग ज़्यादातर पोर्ट कासिम की तरफ देख रहे थे. वहाँ लैंड जो था वो काफ़ी जो है ज़मीन महंगा हो गया था. तो हम घूमते फिरते काफ़ी जो है स्काउटिंग करने के बाद जो है हम नूरियाबाद पहुँच गए. एंड what we did was we first installed all our new equipment जो हमने टेक्नोलॉजी वगैरह और इंटीग्रेशन की थी, और फिर we had to move roughly 50 machines from Karachi to Nooriabad, which was a huge undertaking, very big challenge कि वो साथ साथ मूव भी करें और साथ साथ अब अपना बिजनेस भी जो है डिस्टर्ब नहीं करें. And I think we did that very efficiently, and today we are now fully consolidated under one roof. And in addition to what we did in terms of operations, what we really started to focus on, and this is not being driven by our customers, was on sustainability. So the first thing that we did नूरियाबाद में हमने 3 एकड़ पे बिल्कुल बीच में जो प्लॉट के बीच में हमने एक अर्बन फॉरेस्ट प्लांट किया है. अच्छा. और उसमें तकरीबन 50,000 जो है दरख्त हमने जो है 2020 में आई थिंक अराउंड दैट टाइम हमने फर्स्ट जो है सीड्स प्लांट किए थे. एंड टुडे दे स्टैंड एट 25-30 feet. We basically followed what is called the Miyawaki method, which is basically you sort of plant the trees very close by, and that creates an ecosystem. यहाँ कराची में क्लिफ्टन में एक गार्डन है, मतलब KMC का एक पार्क है, which has now been converted into an urban forest. बिल्कुल. And that I believe the person who was involved in that was the same person who guided us. And the unique thing about this urban forest is कि आप अगर नूरियाबाद कभी जाए ना तो it's basically an arid climate. It's like a semi-desert. And in the middle of this desert, there's a factory with an urban forest that is is just lush, and you have bees and birds and all sorts of there's life that's been created around it. So that was something that we were very proud of, and that sort of was the brainchild of my father, Kamal Chinoy, who was the previous CEO. उन्होंने जो है सबसे पहले कहा था कि जी ये करेंगे. And उसके बाद फिर एक realization आई कि we need to invest in sustainability. Our country is climate challenged. I think there's a lot we can do to take the lead. And we started to focus on basically we were one of the first companies in Pakistan to sign up for the net zero commitment. And we've had our net zero targets, all of that certified by international body. And it's not a requirement for many of our customers. This is being generated internally. So not only have we set up a world-class manufacturing facility, but in parallel we've also set up our commitment for sustainability, which means that there's the urban forest, there's solar, there's water treatment, and then we're looking maybe at other renewables like wind and things like that. Got it. So it should assist in obviously our efficiency, लेकिन of course it's also our commitment. तो आप self generation
की तरफ जा रहे हैं? हम सेल्फ जनरेशन आई वुड से पे जा चुके हैं, इन द सेंस कि जो आपका सोलर है, अभी हमारा 2.3 मेगावाट सोलर जो है वो चल रहा है नूरियाबाद में, तो दैट्स नॉट फुली रिलायंट, ऑब्वियसली इट्स एन ऑफसेट आई वुड से, जो दिन में आपको बिजली मिलती है ग्रिड से, तो दिस इज़ अ लॉट चीपर पर यूनिट, एंड आई थिंक वो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव इन्वेस्टेड इन सोलर एंड ऑफ कोर्स इन रेजिडेंशियल, लेकिन नूरियाबाद जो है इट्स इन द विंड कॉरिडोर, and so then naturally one has to also start exploring wind. I don't think it will be fully self-generation, but it will be a significant offset from the grid, and this phenomena exists across Pakistan, right? Everyone at the industrial level has largely shifted to solar, and those who are in an area that can give them wind, तो वो जो है turbines की तरफ भी देखना शुरू Obviously that has repercussions for the general electricity grid, but It does. आज सुबह ही पढ़ा था कि जी जो आपका जो जनरेशन या जो ऑफटेक है वो आई थिंक 2 या 3% गिर चुका है, सो दैट्स डेफिनेटली वो एक आर्टिकल आया वॉशिंगटन पोस्ट में उसी के बारे में। तो अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखें तो आपको क्या लगता है, आपके नज़दीक अगले 2 या 5 साल में कौन से सबसे बड़े ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इस इंडस्ट्री में? देखिए, आई थिंक कि सोलराइजेशन का जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी एक ग्रोथ स्टोरी है हमारी इंडस्ट्री में, और चाहे जो भी बूम एंड बस साइकिल, जब बस साइकिल चल रहा था आपका, तो उसके बावजूद जो है एक डिमांड सस्टेन हो रहा था और ग्रो कर रहा था सोलराइजेशन का। सोलर केबल्स को हमने डेवलप किए हैं, वी अगेन टाइप टेस्टेड देम इंटरनेशनली, वी इन फैक्ट द ओनली केबल मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान टू हैव दैट जेन्युइन इंटरनेशनल टाइप टेस्ट फॉर सोलर केबल्स। तो सोलराइजेशन तो आपकी चलेगी, जिस तरह हम अभी भी बात कर रहे थे, बिकॉज इट्स जस्ट एफिशिएंट फॉर मैन्युफैक्चरर्स हु हैव अ हाई फ्यूल कॉस्ट, राइट, एंड और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो एक तो वो है। फिर दूसरा जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहती है आपकी ग्रिड में। आपका जो इस वक्त बॉटलनेक है वो जनरेशन नहीं है, वो आपका जो है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स कंडक्टर्स और केबल्स। तो जब आपके डिस्कोज अगर प्राइवेटाइज होंगे, जिस तरह जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुआ था, तो के इलेक्ट्रिक ने अपने सिस्टम में और ग्रिड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसी तरह आपको इसी तरह का इन्वेस्टमेंट जो है इन ऑल द अदर डिस्कोज भी करना है। दैट प्रेजेंट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंडस्ट्री। फिर वी आर टॉकिंग अबाउट बायलैटरल trading markets for electricity, where you are not bound to buy from a monopoly generation and distribution company in your area. You can buy from anyone. अगर वो होता है तो there'll be a tolling arrangement, लेकिन you need interconnectivity. If people put up wind farms or solar farms or any other generation, they would need to connect those to the grid. They would need to spend on those on those generation assets, which will require cables. So these are the big outliers which should, I think, if they happen, create major demand. But then fundamentally, this country is starved of infrastructure development, right? And that presents itself with an opportunity. The only challenge I see at this point in time is industry, which has been a major engine for growth. For our company at least, is whether it's been cement expansions or steel expansions or sugar expansions and textile, for example. Where do we go with that? Where is the investment coming from at this point in time in industry? And we're not really seeing that much happening right now. So my excitement is around these big picture items that I've talked about, लेकिन मैं साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, वेदर दोज आर इंटरेस्ट रेट्स, वेदर दोज आर टैक्सेशन, वो थोड़े से जो है इंडस्ट्री को इनकरेज करेंगे, तो अगर ये इंडस्ट्री का भी काम जो है वो भी साथ साथ आ जाए, तो द काइंड ऑफ स्केल एंड द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट कैन टेक प्लेस डोमेस्टिकली फॉर केबल मैन्युफैक्चरर्स कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। बिजनेस मैटर्स के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए शुक्रिया। A big thank you to our guests for joining us today, and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।